कि आप में से कितने लोगों का बचपन से ख्वाब था कि वो बड़े होके आयुर्वेद डॉक्टर बनेंगे। एक आप तो हाथ उठाओ यार। तो एक का भी ड्रीम नहीं था। देखो, अगर अपन को क्लिनिक को सक्सेसफुल बनाना है तो पहला सवाल तो ये आ जाता है, अगर आपका ड्रीम पूरा हो गया तो सक्सेसफुल हो गया। अब या तो किसी का ड्रीम था ही नहीं। तो अब मुझे यह बताइए कि आप जो जितने भी प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, इनमें से कितने का ड्रीम था MBBS डॉक्टर बनने का? देखो, ईमानदारी से हाथ उठाइए भाई, किसी के नंबर नहीं कटेंगे। तो देखो, हम लोग जो भी हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम सब लोग एक्सीडेंटल आयुर्वेदा फिजिशियन हैं। हम एक्सीडेंट दुर्घटनावश यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब कि हमारा किसी का कोई ड्रीम नहीं था, कोई प्लान नहीं था। फिर हमने नीट दी या PMT दी और उसमें हमारा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारा ड्रीम नहीं है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि फिर सक्सेसफुल आयुर्वेदा क्लिनिक हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका बचपन से ड्रीम नहीं था, आपका ड्रीम कुछ और था और मिल कुछ और गया। तो अब अगर सक्सेसफुल आयुर्वेदा क्लिनिक अपन को बोलना है तो उसके लिए क्या हमें टर्म यूज करना चाहिए, या कौन सी ऐसी क्राइटेरिया हमें बनाना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये सक्सेसफुल आयुर्वेदा क्लिनिक है और हम सक्सेसफुल आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें ये देखना है कि सक्सेसफुल किसे कहते हैं। तो मैंने कई जूनियर से के साथ ये लेक्चर शेयर किया है, कई जगह पे जाके लेक्चर दिया है। तो उन लोगों का कहना था कि अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, हमारे पास पेशेंट के नंबर लगे हैं, अपॉइंटमेंट से नंबर लगाना मुश्किल हो रहा है, लोगों के कॉल आ रहे हैं कि यार हमारे पेशेंट को देख ही लो, 15 दिन बाद का नंबर मत दो, 1 महीने बाद का मत दो, आज का ही दे दो। इस टाइप की प्रैक्टिस अगर आपकी हो, आपके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हम चाहे कितनी बुराई करें लेकिन हर चीज़ हमारी पैसों से ही चलती है दुनिया। क्योंकि जब हम पूंजीवाद के अंदर जी रहे हैं तो हर काम पैसों से ही हो रहा है। तो आपके पास एक अच्छा सा बैंक बैलेंस भी हो। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातें मैं नहीं करूँगा, मैं तो आपको बस ये बताऊँगा कि आप क्लिनिकली प्रैक्टिकली आप कैसे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने और आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आए। और अगर ये लेक्चर यहाँ से ज़्यादा नहीं, अगर 100-150 बच्चों में से 10 लोग को भी एक अच्छा डॉक्टर बना दें तो मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और कितने लोगों को ठीक कर दोगे आप? अगर आपकी प्रैक्टिस में 1 लाख लोगों को भी आपने ठीक किया तो 10 लोगों को अगर मैंने यहाँ से कुछ सिखाया अच्छा सा तो 10 लाख लोगों की सेवा हो जाएगी। तो ये कहीं और पॉसिबल नहीं है कि मानवता की हम इतनी अच्छे से सेवा कर सकें मेडिकल फील्ड के अलावा। दोस्तों, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है और समाज में आपका सम्मान है, सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देखें तो अल्टीमेटली सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? तो सक्सेस है लोक स्वीकृति। अगर आपको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत सारे लोग आपका सम्मान करने लग गए हैं, तो आप सफल हो। तो अगर आपको बहुत सारे लोग, आपके पास पैसा, गाड़ी वाड़ी सब है, लेकिन आपका सम्मान कोई नहीं करता है, तो आपको सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, हमारे पास पेशेंट अच्छे हो और वो ठीक भी होते हो, हमारे पास बैंक बैलेंस भी अच्छा हो पूंजीवाद के जो चल रहा है उसके हिसाब से, और हमारा लोग सम्मान भी करें। तो 3 फैक्टर पे हम बात करेंगे कि हमारे पास पेशेंट कैसे आए, हमें हमारे पास बैंक बैलेंस कैसे अच्छा हो और हमें लोग सम्मान कैसे करें। देश में, दुनिया में, शहर में, जहाँ भी हम रहें वहाँ पर हमें सम्मान कैसे मिले। दोस्तों, अगर आपका ये पूरा मूड बन चुका है, जैसे अब मुझे एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए आपसे कि अब कौन कौन आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहता है। जैसे मैम बोल रही थी कि 64% लोग नहीं करते ना, ये 64 में से ओनली 3 लोग करते हैं। तो अब आप लोग ये बताइए कि अब कौन कौन चाहता है आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करना? ईमानदारी से हाथ उठाएं। जब सभी 100% लोग चाहते हैं तो अब आपने पूरा मूड बना लिया है। अब मूड बना लिया है, अब आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए, XYZ कोई भी फील्ड हो, उसमें सक्सेस होने के लिए आपको 2 F की जरूरत होती है।
पहला फोकस होना चाहिए आपका, और दूसरा आपको अपने आप पे फेथ होना चाहिए, और जो आप चीजें उसमें यूज करोगे सक्सेस पाने में उस पर भी फेथ होना चाहिए। अगर एक सैनिक है उसे अपने आप पे भी विश्वास नहीं है, और जो हथियार वो रण क्षेत्र में लेकर जा रहा है उस पर विश्वास नहीं है, तो वो नहीं जीतेगा। तो अगर किसी को अपने आप पे विश्वास है लेकिन उसके पास जो हथियार है वही बेकार है, तो उस पर भी, या उसको उस पर विश्वास ही नहीं है, उसे चलाना ही नहीं आता है, तो वो भी रण नहीं जीतेगा। तो हमें फोकस होना चाहिए कि हमें ये अचीव करना है, और अपने आप पर और अपनी पेथी पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपनी पेथी पर और अपने आप पर ही भरोसा नहीं होगा तो आप दुनिया से क्यों उम्मीद लगाते हो कि वो उन चीजों पे भरोसा करे जिस पर आप ही भरोसा नहीं करते, है ना। शम्स तबरेज एक वो जो रूमी है उनके गुरु थे तो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो बहुत ही कुरूप था। तो उसने बोला कि तुम क्यों निराश हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए निराश हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, और कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है, मेरे चेहरे को देख के सब लोग अपनी नजरें हटा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि शम्स तबरेज ने उससे बोला कि तुम अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हो? बोले मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। तो शम्स तबरेज ने कहा कि जब तुम खुद ही नफरत करते हो अपने आप से, तो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते, तो दूसरों को क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो तुमसे प्रेम करें? वो क्यों करेंगे जब अपने आप से प्रेम नहीं करोगे? अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर अपने आप पे ही भरोसा नहीं रखोगे, अपनी पेथी से ही प्रेम नहीं करोगे, वो दुनिया वालों से बोलोगे साहब आप आओ भीड़ लगाकर, आप हमारे पास अपॉइंटमेंट लीजिए साहब, 1 महीने बात कर देंगे अपॉइंटमेंट। कैसे आएंगे वो लोग? जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, अपनी पेथी पे भरोसा नहीं होगा। तो आपको 2 F को हमेशा फॉलो करना है कि आपको फोकस रहना है और आपको अपने आप पर और अपनी पेथी पर फेथ रखना है। जब फेथ और फोकस आपके पास है, जब आप अपने आप पे फेथ कर दें और अपने आप को एक लक्ष्य पे निर्धारित कर दें, क्योंकि लक्ष्य तभी तय होता है जब हमारे पास कोई लक्ष्य हो। अगर मुझे कुछ पाना है तो सबसे पहले मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है या ये मुझे पाना है। अगर लक्ष्य ही नहीं है, कि अगर अर्जुन के पास लक्ष्य नहीं होता कि उसे तोते की आंख को निशाना बनाना है, तो कैसे लगाता? तो ये इधर कोई इधर तीर चला रहा, कोई इधर तीर चला रहा। तो आप सबसे पहले लक्ष्य बना लीजिए। जब लक्ष्य बन गया, आपको अपने आप पे फेथ आ गया, अपनी पेथी पर फेथ आ गया, उसकी भी एक प्रोसेस है, उस पर हम कभी और बात करेंगे कि अपने आप पर अपनी पेथी पर फेथ कैसे लाएं। उसके बारे में आपको किताब पढ़ना पड़ेगी, कई लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, कई जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें जाकर देखना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, दुनिया को जाकर समझना पड़ेगा, अपनी किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। किताबें ही आपकी सच्ची गुरु है, सब आपसे छुपाएंगे। ये हमारे जो सिस्टम है, इवन यूनानी में भी यही सिस्टम है, होम्योपैथी में यही सिस्टम है कि हर लोग कुछ पा लेते हैं तो छुपा लेते। तो कोई आपको इतना ओपनली नहीं बताएगा, इवन आपके टीचर भी नहीं बताएंगे। अगर उनके पास कोई फार्मूला है तो उनकी जो जिस चीज़ के लिए सैलरी मिल रही है वो भी नहीं बताएंगे आपको। तो इतना ज़्यादा हमारे से छुपाने का चलन है। तो लेकिन किताबें आपसे कभी नहीं छुपाएगी, चरक संहिता आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाएगी। वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको पढ़ते हो, समझते हो, नहीं समझते हो। और भी जितनी भी किताबें, किसी महापुरुष की किताब है, साइकोलॉजी किताब आप बहुत सारी पढ़ी है, जितना हो सके उतना पढ़िए। जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान अर्जित होगा, जितना ज्ञान आएगा उतना ही भरोसा अपने आप पे भी आएगा और दुनिया वालों को समझने में मदद मिलेगी। जब अपने आप को समझ लोगे, दुनिया वालों को समझ लोगे, तो हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो आपको फेथ है, फोकस है। अब हम बात करेंगे कि अपना क्लिनिक कैसे स्टार्ट करें। तो जब आपका ये सब तय हो चुका है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले अपनी जगह डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस शहर में फलाने शहर के अंदर, और ये वाला जो मोहल्ला है या ये जो मार्केट है, इसमें मुझे प्रैक्टिस करना है। वो डिसाइड करिए। अपना जो कॉलोनी है उसको डिसाइड करिए कि अब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। पूरा मूड बना लीजिए। जो आपका नेटिव प्लेस है या तो वहाँ प्रैक्टिस करिए, या जहाँ पर आपको लगता है, जैसे भोपाल में बहुत अच्छा माहौल है, और जो मेट्रोज है बड़े बड़े, वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत अच्छा माहौल है, उनको डिसाइड करिए कि मुझे यहाँ पे क्लिनिक खोलना है। और उसकी आप वो देखिए कि किस कॉलोनी में आपको सूटेबल रहेगा, कि आपके जो लोग हैं कितने समझदार हैं, उनका जो मेंटल लेवल है वो किस लेवल का है, इसको आप डिसाइड करिए। और एक पूरा मूड बना लीजिए कि इस शहर में मुझे यहाँ पर क्लिनिक खोलना है। उसकी सर्चिंग स्टार्ट करिए।
जब आप ये डिसाइड करें उसके बाद फिर उस एरिया में कौन कौन सी डिजीज कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं कि भोपाल में, अगर मुझे भोपाल में प्रैक्टिस शुरू करना है तो मैं देखूंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे कॉमन है। आर्थराइटिस कॉमन है, पाइल्स की प्रॉब्लम कॉमन है, और आपके हार्ट की प्रॉब्लम कॉमन है, पथरियाँ कॉमन है। ये बीमारी मुझे पता है कि इस शहर के अंदर ये कॉमन है। तो इन जो कॉमन बीमारी है और जिसके अंदर आपकी मास्टरी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो भी इंक्लूड कीजिए। जिसमें आपको लगता है कि मैं इस बीमारी में, जैसे हार्ट की डिजीज है, जैसे अभी सुबह जो गए सर, उनको हार्ट में इंटरेस्ट है, उन्होंने हार्ट में अपना नाम कमाया। हार्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको भी लीजिए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, आसपास की, अगर आप उनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपको क्यों सम्मान देंगे। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट की, उनकी तकलीफों की भी आप वो परवाह कीजिए, उनकी डिजीज को भी इंक्लूड कीजिए। मैं हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर्स जो मेरे जूनियर्स आते हैं उनको मना करता हूँ कि आप जनरल फिजिशियन मत बनिए शुरुआत में। जैसे आपको नॉलेज हो जाएगा फिर वो अपने आप होती चली जाएगी। आप 10, 12 या 15 डिजीज डिसाइड कर लीजिए। कई लोग मैंने देखे हैं वेद या हकीम में से एक एक बीमारी नहीं, उनकी जीवन पूरा निकाल दिया, उनकी बहुत सारी पीढ़ियों ने उस बीमारी से अपना जीवन पूरा निकाल दिया, जीवन पूरा यापन हो गया। तो आप 10 या 15 बीमारी को अच्छे से डिसाइड करिए कि मुझे ये बीमारी को ट्रीट करना ही है मास्टरी के साथ। 10 से 15 बीमारी आपने डिसाइड करी, अब उनके बारे में जितना हो सकता है उतना नॉलेज गेन करिए। सारी किताब पढ़ लीजिए। आयुर्वेद में चरक में कहाँ पे लिखा है, सुश्रुत में कहाँ लिखा है, अष्टांग हृदय में कहाँ लिखा है, भेषज रत्नावली में कहाँ लिखा है, भेषज कल्पना में कहाँ लिखा है, सब कुछ आप पढ़िए आयुर्वेद का। फिर पढ़िए आप एलोपैथी का, फिर आप पढ़िए यूनानी भी, फिर पढ़िए आप होम्योपैथी भी, फिर पढ़िए आप चाइनीज। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 10-15 बीमारी आप, मुझे लगता है 2 महीने में पढ़ लेंगे, और 10-15 बीमारियों को आप सारी पैथी को पढ़ लीजिए। कि आपको एक तो ये सिम्टम तो सब जगह सेम ही है, थोड़ा सा ही वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा कि होम्योपैथी क्या बोलती है इस बारे में, यूनानी क्या बोलती है, यूनानी में कौन कौन सी ड्रग है। हमारा आयुर्वेद का तो हमें नॉलेज हो ही गया है, सबके बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप प्रैक्टिस आयुर्वेद की कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज बहुत सारा लेना चाहिए, जितना हो सके उतना। जितना नॉलेज आप गेन करोगे इन 15 बीमारी का, उतने ही आप मास्टर कहलाते चले जाओगे। ये करना है आपको, 10 से 15 बीमारी को डिसाइड करना है। जब आप ये बीमारी सिलेक्ट कर लेंगे, शहर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी जगह सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपको अपने क्लिनिक का नाम चूज करना है। तो क्लिनिक का नाम जो आप रखें, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहे दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा इतना बड़ा ब्रांड कैसे स्टेब्लिश करें, ये कैसे स्टेब्लिश करें। आपका अपना क्लिनिक को आप कैसे स्टेब्लिश करें और कैसे एक रिनॉन्ड आयुर्वेदा फिजिशियन बने, इस पर हम बात करेंगे। तो आपको क्लिनिक का नाम डिसाइड करना है। क्लिनिक का नाम डिसाइड करने में लोग बहुत गलती करते हैं और बहुत जल्दबाजी करते हैं। अपने क्लिनिक का नाम डिसाइड करने में अगर आपको 1 महीना भी लगे, जैसे मैंने बताया कि आपको 2 महीने लगेंगे आपके बीमारी को पढ़ने में, वैसे आप 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगा के बहुत अच्छा क्लिनिक का नाम आप डिसाइड करिए कि मेरे क्लिनिक का नाम ये होगा, जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाए, जो थोड़ा सा अच्छा लगे, स्टैंडर्ड लगे। अपने जो प्रेम है उसकी रुमानियत में इतने ना भेजाएं कि अपने प्रेमिका के नाम पे आपने क्लिनिक का नाम रखा। मैं तो और कुछ नहीं, कोई नाम मुझे सोचता नहीं है, मैं तो अपनी प्रेमिका के नाम पे रखूंगा। और अपने बच्चों, वात्सल्य के प्रेम में भी इतने नाम डूब जाए कि बच्चों के नाम पे रखूंगा क्लिनिक का नाम, मुन्नी क्लिनिक रख लिया था। तो ऐसा ना करें। अपने क्लिनिक का नाम आपको बहुत अच्छा रखना है। चाहे किसी की मदद लेना पड़े तो मदद लीजिए, उसकी ब्रांडिंग बनाइए, उसका एक अच्छा सा लोगो बनाइए जो अच्छा सा खूबसूरत दिखता हो, उम्मीद जगाता हो। क्लिनिक का नाम, क्लिनिक का लोगो, मुझे सर ने बताया कि उसे रजिस्टर्ड करवा दिया। कई बार ऐसा होता है आप बहुत नाम वाले हो जाते हैं और फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई और ले लेता है। तो अपने क्लिनिक का नाम को रजिस्टर्ड कराइए, उसके लोगों को रजिस्टर्ड करवाइए। फिर जैसे मैं अभी कार में आया तो संजय मेरे साथ था। संजय से मैंने पूछा कि संजय, जब क्लिनिक तुम खोल रहे थे और मैं तुम्हें बहुत सारी सलाह दी थी, उसमें तुम्हें सबसे अच्छी सलाह मेरी कौन सी लगी थी? तो इसने बोला कि सर मुझे वो वाली सलाह अच्छी लगी थी कि क्लिनिक को शॉप में मत खोलो, क्लिनिक को अपन दुकान में नहीं खोलना है, क्लिनिक को किसी फ्लैट में खोलो, जब अच्छी थोड़ी सी अच्छी बड़ी जगह हो, है ना। शॉप में खोलेंगे तो शॉप क्या होती है, एक तो महंगी पड़ती है, दूसरा छोटी सी होती है, वो मार्केट में होती है ना, उसमें वेंटिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता।
अगर आपने कोई आयुर्वेदिक का तेल एक बार ढक्कन खोला तो उस ढक्कन की जो तेल की स्मेल है एक हफ्ते तक रहेगी, है ना। और खुशबुओं का बहुत असर पड़ता है, हमारी मेमोरी होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारा मनोविज्ञान होता है, खुशबुओं से बहुत प्रभावित होता है। तो खुशबू बहुत अच्छी आना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए क्लिनिक में, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं संजय का बोल रहा था कि संजय ने बोला कि सर वो बहुत अच्छी सी आपकी राय थी कि शॉप में क्लिनिक नहीं खोलना, जबकि हमारे दिमाग के अंदर ये होता है किसी शॉप में क्लिनिक खोलें, किसी मार्केट में कोई रोड गुजर रहा है उसके आसपास या कोई चौराहे पे अपन ने क्लिनिक खोल लिया। तो आपको शॉप में नहीं खोलना है, किसी फ्लैट के अंदर अपना क्लिनिक खोलना है। कोई कॉलोनी हो जो अच्छी सी जानी पहचानी कॉलोनी हो, उस कॉलोनी का नाम भी अच्छा हो, जहाँ क्लिनिक खोले ना। आपने बहुत अच्छा क्लिनिक खोल लिया, कॉलोनी का नाम ही खराब था क्या आपने क्लिनिक बहुत अच्छा खोला, कहाँ खोला है? तब कबाड़ खाने में खोला है क्लिनिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर अच्छा सा ब्रांड बनाना है तो आपको एरिया का भी ध्यान देना है और उस एरिया के हिसाब से फिर अपने आप को ढालना है। तो ये काम करना है। फिर क्लिनिक को जब आपने अच्छा सा नाम दे दिया और फ्लैट में आपने खोल लिया, अब क्लिनिक को एक खूबसूरत वो देना है लुक। जब आप कोई व्यक्ति आए वहाँ पर तो उसे एकदम पॉजिटिविटी फील हो कि मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ, क्लिनिक के अंदर कलर अच्छे हों, ग्रीनरी हो, खूबसूरत हो क्लिनिक, और वहाँ पे अच्छे से सीनरी हो, प्लांट हो, आर्टिफिशियल प्लांट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, खुशबुओं का बहुत प्रॉपर बंदोबस्त हो, लाइटिंग बहुत अच्छी हो। तो ये अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करेंगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो अगर हमने नाम बहुत बड़ा कर लिया वो दर्शन खोटे हो गए, वो भी गलत है। कि अपने क्लिनिक के अंदर आपको कोई भी निगेटिव चीज नहीं करना है, जबकि हमारा प्रोफेशन ही निगेटिव है, क्योंकि हमारे पास तो लोग बस बीमारियों के लिए आते हैं। मतलब दिन रात हमें इसी से डील करना है कि हमारे पास कोई भी खुशियों वाली खबर लेके नहीं आता है। वो पेशेंट जो अच्छा होगा वो आएगा, लेकिन आपको शादी जो समारोह अच्छे वहाँ भी लोग आपको निगेटिव बातें ही बताएंगे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। लेकिन अपने क्लिनिक के अंदर आपको पॉजिटिव माहौल रखना है। अभी क्लिनिक के अंदर कोई भी निगेटिव इमेज नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव स्लोगन नहीं होना चाहिए, है ना। कि आपने लिखवा लिया अपने क्लिनिक के ऊपर कि जैसे पेशेंट इंटर हो सामने बवासीर को मत करो नजरअंदाज, नहीं तो बिलाना पड़ेगा यमराज से हाथ। अब आपने सोचा कि यार ये तो पेशेंट तो अच्छे से डील करेगा, लोग डरेंगे बवासीर को, जैसे ही सिम्टम होंगे मेरे पास आएंगे। लेकिन आप जब डरावने डॉक्टर बन जाओगे तो लोग आपसे छिटकने लगेंगे। तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव करो, है ना। आपका हर पूरा एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी निगेटिव वहाँ पे जरा सी भी कोई भी ऐसी वेव नहीं आना चाहिए कि यार कहाँ फंस गया आगे, है ना। तो ये आपको रखना है। एक जैसे एक और मैंने कहीं पे देखा था कि हमारा दोस्त बोल रहा था, हमसे ना करवाओगे इलाज तो धो लोगे अपनी जान से हाथ। मुझसे इलाज करवाओ, बाकी का इलाज मत कराओ, अपनी जान से हाथ धो लोगे। वो आपको लगता है कि हमारे तरफ लोगों में, मतलब ये हंसी मजाक के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, लेकिन कुछ निगेटिव चीजें होती है कि हमने कुछ ऐसे लक्षण लिख दिए कि ये जानलेवा लक्षण है, इस बीमारी में ये फलाना है, ये आपकी जान ले सकता है, ये ऐसा कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज अपने क्लिनिक के अंदर हमें नहीं करना है। खुशबू अच्छी आना चाहिए क्लिनिक से, और मुझे जो पसंद है वो लेमन ग्रास फ्लेवर बहुत अच्छा पसंद है। तो लेमन ग्रास फ्लेवर जो 5 स्टार होटल्स में भी होता है, उसको आप अपने क्लिनिक के अंदर छिड़का करो, या आपको जो पसंद हो, गुलाब, जैस्मीन, जो भी, वो आपको वहाँ पे खुशबू का इंतजाम करना है। जब इन निगेटिव जो कोड्स हैं इनसे निकल आओ, तो अब अपन बात करते हैं कि हमें 3 कर्टन रूल को फॉलो करना है। हमेशा दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े सीईओ होते हैं, वो 3 कर्टन रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है? 3 पर्दे का रूल क्या होता है? 3 पर्दे का रूल ये है कि जो मेन आदमी है वो 3 पर्दों के अंदर छिपा होना चाहिए, है ना। मतलब कि जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको एकदम से सीईओ नहीं दिखता है, या आप किसी मंत्री के यहाँ जाते हैं तो आपको एकदम से मंत्री जी नहीं दिखेंगे, या आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाते हैं तो आपको आईएएस ऑफिसर जाते ही, गेट खोलते ही नहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको 3 कर्टन रूल फॉलो करना है। 3 कर्टन रूल का मतलब ये है कि आपको मरीज को तीसरे प्रयास में दिखना है। पहले पेशेंट दरवाजे से एंटर हुआ, आप नहीं दिखे,
दूसरा फिर पेशेंट को रिसेप्शन वाले वो सब ये रूम जो भी हमारे रूम है वो वाले लोग दिखे, जो स्टाफ है वो दिखा, और थर्ड में हम दिखे, मतलब हमारे केबिन के अंदर थर्ड प्रयास में होना चाहिए। अगर आप वहीं बैठ गए, या आपने जैसे मैंने बताया कि अगर आपने शॉप के अंदर क्लिनिक खोल दिया, तो आपकी शटर है यहाँ पे, ये मेरी टेबल है, यहाँ पे शटर है और मैं उठाई शटर, मैं बैठा हूँ कुर्सी वैसी टेबल लगा के, बेहतरीन हरा पर्दा लगा के और उसके ऊपर कांच का टॉप रख के, तो ये जो है ये आपकी इमेज को डाउन करेगा। अगर आप जितने जल्दी प्रयास में दिखेंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। तो अपने आप को 3 पर्दों के अंदर आपको रखना है। तो पहले पेशेंट आए, उसके बाद फिर अब उसको रिसेप्शन वगैरह दिखे, और फिर तीसरे प्रयास में आपके केबिन में विंटर हो और उसको लगे कि हाँ बहुत अच्छे से मैंने फीस दी है और ये इतने अच्छे केबिन में आया हूँ, अब मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ। अगर आप डायरेक्ट दिखोगे तो बहुत सारे अपने लिए धारणाएं बनवा लोगे। जैसे कि अगर ये यहीं पे मेरा खुला हुआ है शटर और मैं बैठते बैठते पेशेंट नहीं आया, मैं सो गया, तो गांव वाले क्या बात फैला देंगे, डॉक्टर तो हमेशा ऊँगता ही रहता है, उसका कोई नहीं जाता पेशेंट। कभी ऐसे मुझे हो सकता है कि हम मच्छर काट रहा हो या मक्खी आ गई हो तो मैं उसको मार रहा हूँ, भगा रहा हूँ, वो बोलेंगे यार डॉक्टर के पास मत जाओ, तो मक्खी मारता रहता है, कुछ भी नहीं। और मनुष्य जो है, मनुष्य धारणाओं से चलने वाला जहाज है। जो धारणाएं आप अपने लिए बनवाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी लोग, जो समाज है हमारा, धारणा चलने वाला समाज है कि अगर जैसी आप धारणा बना लोगे वैसे ही लोग आपके लिए अपने विचार रखने लगेंगे, बिना पूछे ही आपसे आपके बारे में डिसाइड कर लेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा पर्दों में रखो, कम से कम दिखो। तो 3 कर्टन रूल आपको करना है। खूबसूरत सा एक आपका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो इतना सब कुछ किया और पर्चा ऐसा ही दे दिया आपने रद्दी किस्म का, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, किसी मेडिकल स्टोर वाले ने दे दिया है, चुन्नू मुन्नू मेडिकल स्टोर में दवाई मिलेगी। तो कुछ अपन को अपना थोड़ा सा पैसा लगाना है, क्योंकि आपको पेशेंट अल्टीमेटली आपको बेचारा पेशेंट दे तो रहा है पैसे। जितना अपने आप को स्टैंडर्ड रखोगे उतना पेशेंट आपको अच्छे से दे के जाएगा, तो कुछ आपसे लेके थोड़ी जा रहा है। तो अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल विजिटिंग कार्ड का इतना चलन नहीं रहा, अब तो आजकल डिजिटल विजिटिंग कार्ड होते हैं, गूगल पे आपकी प्रेजेंस है, सोशल मीडिया में आपकी क्या प्रेजेंस है, लेकिन विजिटिंग कार्ड पे अगर हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। और विजिटिंग कार्ड पे मतलब भूल कर भी ये मत लिखवा लेना कि हम किस किस चीज़ का इलाज करते हैं, है ना। बवासीर का इलाज हम करेंगे, सफ़ेद पानी का इलाज और गुप्त रोगों का इलाज का आप कभी मत लिखवाना, क्योंकि आप गुप्त रोगों के इलाज के स्पेशलिस्ट बनोगे तो जो बेचारे दूसरे रोगी हैं वो भी आपके आने से शर्माएंगे। यार ये जब हम बाहर निकलेंगे तो गली वाले नहीं सोचे कि एक गुप्त रोगी जा रहा है। तो हमेशा इन चीज़ों से बचो, अपने आप को एक फ्रेम के अंदर सेट मत होने दो। लोग आपको, आपके मरीज को भी बेचारा वो करे, उसका भी सम्मान करता हो, आपका भी सम्मान करता है ना। तो सबकी डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। दवाओं की पैकिंग बहुत अच्छी हो आपकी, कि जो आप दवाई बना रहे हो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी हो। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको 10-15 बीमारी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनके बारे में अपने ही फार्मूले बनाने, और हर बीमारी के लिए आपके पास 4-5 फार्मूले होना चाहिए। इस पेशेंट को ये ठीक नहीं हुआ या अगली बार वो आया तो वही रिपीट ना हो, दूसरा हो, तो अपने फार्मूले हो। और जो 10-15 बीमारी है वो जो टॉप की जो अपनी फार्मेसीज है आयुर्वेद की, उसकी भी दवाएं आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो अगर टॉप पे है तो किसी वजह से ही टॉप पे होगी। तो अगर वो दवाई वो फार्मेसी बना रही तो उसको भी अपने क्लिनिक पे रखें, पैकिंग बहुत अच्छी हो, हर चीज़ बहुत अच्छी हो, और कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा सा आप सोचोगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाओगे, थोड़ा सा अच्छा सा जो डिजाइन है उसको रखेंगे, थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे तो हर चीज़ अच्छी दिखने लगेगी। तो यहाँ तक अपन पहुँचे, और कुछ अपने एथिक्स बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर जो है अपनी इमेज के, उसकी जो ब्रांडिंग होती है उसी पे उसका सारा का सारा दारोमदार होता है। तो अपने एथिक्स बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि ऐसे कुछ नियम आपको अपनी प्रैक्टिस में बनाना है जिसको आप मरते दम तक फॉलो करें, और इसका भरोसा मरीज को होना चाहिए क्या इसके जो नियम है इस पे चलता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने मरीज को कोई भी गलत सलाह नहीं दूंगा, और टाइम पे उसको सही सलाह दूंगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने दवाई खिला दी फिर बोला कि आप जाके सर्जरी करवा लो। टाइम पे सही सलाह, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसको सलाह देने के लिए बैठे हैं। फिर कंसल्ट करता है आपसे पेशेंट, विचार विमर्श होते हैं, फिर नतीजा निकलता है, फिर आप उसको बताते हैं। कोई आपके पास आया कोई ग्राहक नहीं है कि इसको घेर लो, इसको कहीं जाने मत दो,
इसको तो मैं ही ट्रीट करूंगा और कहीं पे नहीं करूंगा ट्रीट। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एथिक्स बनाना है। क्या मैं अपने पेशेंट को कोई गलत राय कभी भी नहीं दूंगा, पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी रखूंगा। मेरा पेशेंट ही सब कुछ है, मुझसे भी पहले मेरा पेशेंट है। जब मैं क्लिनिक में हूँ तो मुझसे भी मेरे जो फायदे हैं वो सब इस पेशेंट के फायदे के पास है। ये रूल रखें। कमीशन बिल्कुल नहीं लूंगा मैं किसी भी चीज़ का, ना दवा वालों से कमीशन लूंगा, ना जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनसे कमीशन लूंगा। कि कुछ आप रूल बनाएंगे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम सब आनंद और सुकून ही तो चाहते हैं। अगर आप कमीशन खोरी करके बहुत सारे पैसे कमा लोगे तो सुकून नहीं देगा आपको। तो अपने पेशेंट की पॉलिसी रखिए, पॉलिसी फर्स्ट, मतलब कि पेशेंट जो है वो फर्स्ट पॉलिसी, और दूसरा अपने जो पेशेंट है उसको एकदम सही राय, सही सलाह, समय पे सही सलाह, उसका बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करना है। उसकी लाइफ एक ही है, आपके पास पैसे कमाने के लिए और भी पेशेंट आ जाएंगे, उसको कोई गलत सलाह नहीं देना है। वो कमीशन वमीशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आप अगर मुझे पेट दर्द का मुझे पता करना है कि मुझे कमीशन मिलेगा ही नहीं, तो मैं अपने पेशेंट को चेक करूंगा अच्छे से और फिर उसको पेट दर्द का डायग्नोसिस कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे दिमाग में है कि यार नहीं, कमीशन आ जाना चाहिए यार, ये पेशेंट आया है तो ये फीस भी नहीं दे रहा है, अब इसको एक काम करता हूँ, सीटी स्कैन कराएगा पेट का। अब सीटी स्कैन कराने गया तो 3000 आपने वहाँ कमा लिए। तो आपका दिमाग ऐसे चलना बंद होता है, क्योंकि आप फिर इस पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और ऐसे लुटेरे डॉक्टर बन जाएंगे, और लुटेरे डॉक्टर बन के फिर आपका ब्रांड पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी इमेज को सही करना है। और अभी आप जो माहौल देख रहे हैं उसमें यही है। अभी थोड़ा सा फ्लो आया है कि लोग थोड़े से हमें वॉरियर वगैरह कहने लगे, लेकिन हमारा जो डॉक्टर का इमेज है वो बहुत डाउन है समाज में। लुटेरे डॉक्टर और कसाई डॉक्टर, ये सब लकब हमें मिल चुके हैं। तो हमें ऐसे डॉक्टर नहीं बनना है, हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, अपने पेशेंट को सही सलाह देना है, अपने ब्रांड की हमेशा वैल्यू करो। हर इंसान चलता फिरता ब्रांड है, कोई ऐसा नहीं कि एप्पल है कोई ब्रांड। हर इंसान चलता फिरता एक ब्रांड है अपने आप में। लोग उस पर भरोसा करते हैं या लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लोग उसे पसंद करते हैं या लोग उसे पसंद नहीं करते। छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे होगा, इंटरनेशनल होगा, तो ब्रांड बन गए, इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। लेकिन मोहल्ले में अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है, कोई भरोसा करता है, तो मोहल्ले की ब्रांड हो। अपने ब्रांड को बिल्कुल भी आपको खराब नहीं करना। जो पेशेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप जब इंटर्नशिप में होते हो तो अपने डॉक्टर को देखा करो कि जो पेशेंट उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके वो जवाब कैसे दे रहे हैं। जो भी सवाल आपसे पेशेंट पूछे उसके आपको एकदम से बहुत ही अच्छे, शानदार, सटीक जवाब देना है, उसको आना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते पेशेंट के, 40-50 क्वेश्चन ही होंगे बस। आयुर्वेद से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, कब अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, दवाई असर करेगी नहीं करेगी, जल्दी क्यों असर नहीं कर रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कड़वी क्यों है। ये सब जो 40-50 क्वेश्चन हैं इनको नोट करिए और इनके अच्छे से अच्छे जवाब देने के बारे में सोचिए। ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में भी, और ये बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए भी। अगर आपके पास अच्छे जवाब नहीं है, आप वहीं साइलेंट हो गए, तो आप वो गलत इमेज लेके पेशेंट चला जाएगा। और पेशेंट हमेशा अपने पास एक सर्टिफिकेट रखता है, वो आया अच्छा डॉक्टर, फिर अगर आपने अच्छे से जवाब नहीं दिया, गधा डॉक्टर। और जाके 10 लोगों को बताता है, अच्छा ही होगी, बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो तो बताएगा। तो हमेशा अपने लिए अच्छे सर्टिफिकेट आप अर्न करें। पेशेंट के वो 40-50 सवाल होते हैं, उनका जवाब बहुत अच्छे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आपको आगे कहता है कि सर मेरा जो घुटना है ये ठीक ही नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए आपकी दवाई खाते खाते, तो आप इस पर क्या जवाब देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कि सर आपकी जो दवाई है इससे मुझे दस्त लग गए, आपकी दवाई लेने से मेरा पेट 2-3 दिन से खराब है, आप क्या इसका क्या जवाब देंगे। आप सब जवाब, जो सवाल है पेशेंट के, उसके जवाब होना चाहिए। भ्रांतियों को आपको निवारण करना है। अगर आपके आसपास लोगों के अंदर कोई भ्रांति है, कोई धारणा है, गलत धारणा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये हमारा समाज है, ये धारणाओं से संचालित होने वाला जहाज है। अगर कोई भी ऐसी गलत धारणा है लोगों के मन में, तो उसको भी आपको रूल आउट करना है तरीके से, तथ्यों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल लोग आपसे पूछते हैं कि सर हम तो आपकी दवाई नहीं खाएंगे, सब लोग तो बोलते हैं कि स्टेरॉइड होते हैं उसके अंदर। अब आपको इसका क्या जवाब देंगे। कोई आगे पूछता है कि नहीं बहुत स्लो है, मैं तो नहीं खाऊंगा ये आपकी दवाई, अब उसको आप क्या जवाब दोगे। या कोई कहे कि नहीं बहुत कड़वी होती है, आप तो इतने सारे परहेज हो जाते हैं आयुर्वेद वाले। तो ये जो सवाल है इनके जवाब आपको पता होना चाहिए। आप अपने मन से सोचिए, अगर आप अपने मन से नहीं सोच सकते हैं तो अपने सीनियर से पूछिए, अगर हम सीनियर से नहीं पूछ सकते तो अपने डॉक्टर्स, जो आपके डॉक्टर इंटर्नशिप में, उनसे पूछिए।
तो अगर वो भी नहीं बताए तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, मुझे भी कुछ नए सवाल पता चलेंगे, उनको हम सब मिलके ही करेंगे, सबको मिलके आगे बढ़ना है। अगर कम्युनिटी सम्मान नहीं पा पाएगी, कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो संयुक्त प्रयास करके एक कंबाइन इफेक्ट, प्रशांत से बोलता हूँ कि साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो एक अपनी एक अकेला आदमी अपना काम कर रहा है, ये कंबाइंड इफेक्ट से कर रहा है। अगर आपको पूरी कम्युनिटी, आयुर्वेद कम्युनिटी जो है, अगर वो सम्मान पाना चाहते हैं, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक दो डॉक्टर कुछ ऐसे मीडिया में आ जाते हैं तो फिर पूरी कम्युनिटी बदनाम होता है। ऐसा हर एक चीज में ये चलता है, ये फैक्टर। एक कम्युनिटी को अगर सम्मान पाना तो सभी को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो अपन सब मिलकर करेंगे। मैं आपसे अलग नहीं हूँ और कभी किसी जूनियर को मना भी नहीं करता हूँ, वो सब मुझसे अपना ज्ञान ले सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जो आम सवाल है उसके आपके पास अच्छे से जवाब होना चाहिए। आसपास जो मौजूद लोग हैं उनकी गलत धारणाएं जो उनके अंदर मौजूद है उसको आपको दूर करना है। और एक और सबसे लास्ट में बता रहा हूँ कि वो है आपकी वर्चुअल प्रेजेंस। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपको ब्लैक मिरर स्क्रीन के ऊपर दिखना ही है और पॉजिटिवली दिखना है, कि आपको सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी प्रेजेंस होना चाहिए, और जो सर्चिंग इंजन है उस पर आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, और जो वेबसाइट है उस पर आप प्रेजेंट हो, अच्छी सी वेबसाइट हो आपकी, तो ये आपको करना ही है। इसको स्वीकार करिए, इसकी शक्ति को स्वीकार करिए, क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें आप कोई भी आप जितना चाहे उतना अपने आप को पब्लिश कर सकते हैं। बाकी मीडिया तो हो सकता है आपको पब्लिश ना करे, या उनकी कुछ क्राइटेरिया है, वो बोले कि नहीं हम तो इस दवाई के खिलाफ आपकी जो आर्टिकल है इसको नहीं लिखेंगे, इस पेज के खिलाफ जो आपका आर्टिकल है उसको नहीं लिखेंगे, ये बात नहीं छापेंगे। अभी तो आप छप चुके हो, अब हम आपको 3 महीने बाद छापेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा नहीं करता, ना वेबसाइट आपकी करती है। आप जितने भी लोग तक चाहो अपनी बात पहुँचा सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार पहुँचा सकते हो। तो सोशल मीडिया की आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होना चाहिए, और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपने सही प्रयास करना है। आयुर्वेद की तरह ही हमें स्लो आगे बढ़ना है। और मेरा एक शेर है कि धीमे कदमों पर यूँ मायूस ना होए दोस्त, कि पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है धीरे धीरे तो दौड़ नहीं सकता पहाड़ पे। एवरेस्ट बोले कि साहब मैं तो उसेन बोल्ट हूँ, मैं तो दौड़ के चढ़ूंगा आज उसको, तो नहीं चढ़ पाएगा। तो आपको एवरेस्ट फतेह करना है, कोई पहाड़ चढ़ना है, दुनिया में अपनी कद्र बनाना है, अपनी पेठी की अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो धीरे धीरे आपको अपनी बात को आगे रखना है, अपनी पेठी को आगे रखना है, अपने मरीजों को आगे रखना है, और फिर आप एक सफल ब्रांड बन जाएंगे। और धीरे धीरे बहुत बड़े ब्रांड भी हम सब बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी और ने कर दिया तो हम नहीं कर सकते। ये हमेशा बात को याद रखो कि कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। किसी और ने अगर इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, या किसी और ने अगर इतनी सारी अपनी जगह शहर में अपने क्लिनिक खोले हैं, या कोई इतना बड़ा अमीर बन गया है, तो हम भी बन सकते हैं। बस ज़रूरत है तो 2 F की, फोकस एंड फेथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।